हेलो मित्रों, इस वीडियो में हम पद्यपाठ 7 के तीसरे पद का अध्ययन करेंगे। तीसरा सुभाषित है, वार्ता च कौतुकवती विमला च विद्या लोकोत्तरं परिमलः च कुरंग नाभेः तैलस्य बिंदु इव वारिणी दुर्निवारम् एतत्त्रयं प्रसरति स्वयं एव भूमौ। अब इसका अन्वय देखें। कौतुकवती वार्ता च विमला विद्या कुरंगनाभे लोकोत्तरं परिमलः च दुर्निवारम् एतत्त्रयं स्वयं एव वारिणी तैलस्य बिंदुः इव भूमौ प्रसरति। अब इसके थोड़े शब्दार्थ देखें। वार्ता यानी समाचार, विमला यानी निर्मल, लोक यानी संसार, कुरंग नाभे यानी हिरण की नाभि से, वारिणी यानी पानी में, दुर्निवारम यानी संकटों से अथवा तो मुश्किल से रोका जा सके वह। अन्वय के हिसाब से इसका अनुवाद देखें। कौतुकवती वार्ता यानी आश्चर्य से युक्त समाचार, विमला विद्या निर्मल विद्या, कुरंग नाभे लोकोत्तरम परिमलम और हिरण की नाभि में स्थित संसार में अत्यधिक श्रेष्ठ सुगंध, दुर्निवारम एतत्त्रयम् इन तीनों को रोकना अति कठिन है। वारिणी तैलस्य बिंदुः इव भूमौ प्रसरति, जल में तेल की बूंद के समान भूमि पर स्वयं ही फैलते हैं। तो यहाँ इस सुभाषित के अंदर कवि ने 3 वस्तुओं में रहे विशिष्ट गुण की बात कही है कि लोगों के अंदर आश्चर्य पैदा करे वैसे समाचार, मृग के नाभि में रहे कस्तूरी में से आती अत्यधिक श्रेष्ठ सुगंध और निर्मल अथवा तो पवित्र विद्या, ये तीनों को रोकना अत्यंत मुश्किल है। जैसे पानी में गिरा तेल का बूंद, उसको फैलने से रोका नहीं जा सकता है, वैसे ही आश्चर्ययुक्त समाचार अथवा तो निर्मल विद्या या फिर कस्तूरी मृग की सुवास, यह अपने आप ही ऐसे चारों ओर फैल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जो विद्यावान ज्ञानी मनुष्य हैं, उसकी कीर्ति भी अपने आप ही चारों ओर फैल जाती हैं। ऐसे कवि ने अद्भुत और असामान्य बातें
अनेक प्रयत्न करने पर भी रोकी नहीं जा सकती हैं, वह ये 3 उदाहरण के द्वारा यहाँ सुभाषित में कवि ने समझाया है। अब इस पाठ का चौथा पद जिसका अध्ययन करेंगे। उदयति यदि भानुः पश्चिमे दिग्विभागे, प्रचलति यदि मेरुः सिततां याति वह्निः, विकसति यदि पद्मं पर्वताग्रे शिलायां, न भवति पुनरुक्तं भासितं सज्जनानाम्। अब इसका अन्वय देखें। यदि भानु पश्चिमे दिग्विभागे उदयति, यदि मेरु प्रचलति वह्निः सिततां याति, यदि पद्मं पर्वताग्रे शिलायां विकसति, तथापि सज्जनानां भासितं पुनरुक्तं न भवति। अब उसके थोड़े शब्दार्थ देखें। उदयति यानी उदय होता है, दिग्विभागे यानी दिशा की ओर अथवा तो दिशा में, मेरुः यानी पर्वत, पुनरुक्तम यानी पुनः कहा गया। अब अन्वय के हिसाब से इसका अनुवाद देखें। यदि भानु पश्चिमे दिक् विभागे उदयति, यदि सूर्य पश्चिम दिशा में उदय पाए, यदि मेरुः प्रचलति, यदि पर्वत चलयमान होता है, वह्निः सिततां याति, यदि अग्नि शीतल हो जाए, यदि पद्मं पर्वताग्रे शिलायां विकसति, एवं यदि कमल पर्वत की चोटी पर शिला में विकसित हो, तथापि सज्जनानां भासितं पुनरुक्तं न भवति, तब भी सज्जनों के द्वारा कही गई बात पुनरुक्त यानी बदलती नहीं है। इस सुभाषित के माध्यम से सज्जनों की विशेषता का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। सज्जनों के उदार एवं उदात्त चरित्र का दर्शन अति सुंदर रूप से किया गया है। इस विश्व में विद्यमान शाश्वत सत्य की ओर इंगित करते हुए उनके भी विचलित होने की संभावना व्यक्त की गई है। संसार में एकमात्र अचल या स्थिर हैं तो वह हैं सज्जनों की या महापुरुषों की वाणी, जो कभी परिवर्तित नहीं होती। सूर्य सदा पूर्व दिशा में उदय होता है, किंतु यदि कदाचित सूर्य पश्चिम दिशा में उदय हो, यह संभव हो जाए। सूर्य कभी भी किसी अन्य दिशा में उदय नहीं होता है, वह कदाचित पश्चिम में उदय हो जाए, यह संभव हो सकता है। इसी प्रकार मेरु पर्वत जो सदा एक ही स्थान पर स्थिर हैं, अचल हैं, वह भी कदाचित चलायमान हो जाए, यह संभव हो सकता है। इस प्रकार ये अग्नि का स्वभाव तेज है। अग्नि अपने सहज स्वभाव का परित्याग कर दे एवं शीतलता को प्राप्त करे, यह भी संभव हो सकता है। किंतु सज्जनों की वाणी कभी टल नहीं सकती हैं। सज्जन एक बार जो कह देते हैं वह कभी उससे विचलित नहीं होते हैं। सज्जन व्यक्ति के जीवन में अनेक कठिनाइयों के आने पर भी, अनेक बाधाओं के आने पर भी वे अपने द्वारा कहे गए वचनों पर दृढ़ रहते हैं। सज्जनों के अपने वचन पर दृढ़ रहने के सहज स्वभाव की महिमा का
गान इस सुभाषित के अंदर किया गया है। और इसीलिए रघुवंश की महिमा का वर्णन करने वाले भी कहते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो यहाँ सज्जनों के अपने वचनों पर अटल रहने के स्वभाव का वर्णन किया गया है। इसके साथ ही मानव मात्र को अपने वचनों का पालन करने के लिए प्रेरणा भी प्राप्त करनी चाहिए, ऐसा इस सुभाषित का बोध निहित है।